अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ कि अल्लाह मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको चांद पर भेज दिया जाए बिना किसी प्लान के, बिना किसी से पूछे, बिना आपसे पूछे, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सूट के, और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी ना हो, बस जाना है तो जाना है, तब आप क्या करेंगे? आप क्या ये सोचेंगे कि मुझे तो आना ही था, साथ में मैं अपना लैपटॉप भी ले आता ताकि कोई गेम खेलकर, कोई मूवी देखकर मैं टाइम पास करता, या किसी दोस्त को ले आता, बातें करता, कोई गेम खेलता, थोड़ा टाइम पास हो जाता, या कम से कम अपना मोबाइल फोन तो ले ही आता। अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे, क्योंकि आपकी जगह कोई भी होगा तो वो यही सोचेगा। मगर रियलिटी में मसला मोबाइल, लैपटॉप या दोस्त का तो है ही नहीं। मसला ये है दोस्तों कि क्या आप वहाँ जिंदा रह पाएंगे? क्यों, क्या हुआ? सोच बदल गई आपकी? दिमाग अलग चीज़ों पर गौर करने लगा? चांद के लिए तैयारी, चांद का सूट, पानी का क्या होगा, खाने का क्या होगा, कौन पकाएगा, कैसे खाऊंगा, वगैरह वगैरह। मगर दोस्तों प्रॉब्लम तो इससे भी बड़ी है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप चांद पर दिन के वक्त एक पत्थर पे हाथ रख दें तो क्या होगा? या अगर रात को किसी छोटी सी जगह पर बैठ जाएं तो क्या आप ठंड में जम तो नहीं जाएंगे? चांद पर अंधेरा है या रोशनी? दिमाग घूमना शुरू हो चुका है? चले मैं मजीद घुमाता हूँ। ये सवाल मजीद तब दिमाग घुमाने लगते हैं जब हम ये भी सोचने लगे साथ में कि चांद पर ना हवा है, ना पानी है, ना एटमॉस्फेयर है, ना कोई और चीज है, तो वहाँ गर्मी और ठंड का जो सिस्टम है वो चलता फिर कैसे है? तो दोस्तों अब आपकी सोच यकीनन पूरी तरीके से बदल चुकी होगी, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि चांद का असल टेम्परेचर एक्चुअली है क्या, ताकि मैं उसी हिसाब से तैयारी करूं। क्या चांद सिर्फ एक ठंडा पत्थर है या जलता हुआ तंदूर है? और क्या इंसान वहाँ बर्फ बन जाता है या जल बन जाता है? दोस्तों अगर सोच में फर्क पड़ चुका है और ऐसा हो चुका है तो ये सब कुछ आपको मिलेगा आज की ब्रेन नामा की वीडियो में। इन्हीं सवालों को हम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो मैंने ऊपर बातें की हैं इनको हम मजीद डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। आखिर में बताऊंगा आपको कि इस वक्त चांद का टेम्परेचर एग्जैक्टली है क्या। हम समझते हैं कि सबसे पहले कि चांद का एनवायरनमेंट क्या है। हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस जगह का पता चलना जरूरी है कि हम जा एक्चुअली कहाँ रहे हैं। तो अगर हम चांद पे जा रहे हैं तो चांद का एनवायरनमेंट क्या है? दोस्तों चांद के एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो चांद पर सबसे बड़ा फर्क ये है कि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ना क्लाउड है, ना ओजोन है, ना हवा है। और जिस तरह जमीन पर एटमॉस्फेयर गर्मी को रोक लेता है या ठंड को कंट्रोल कर लेता है, चांद पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बात छोटी सी लगती है मगर असल गेम यहीं से शुरू हो रही है। एटमॉस्फेयर के बिना वहां पर गर्मी या ठंड रुक नहीं सकती। जब सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है तो चांद एक भटकती हुई भट्टी सा बन जाता है, और जैसे ही रात होती है बिना वार्निंग के टेम्परेचर एकदम से बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। दोस्तों जमीन पर दिन होता है तो गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर उसको स्लो कर देता है, रोक लेता है। लेकिन चांद पर दोस्तों, चांद पर हीट का मतलब है फुल हीट, एक्सट्रीम हीट। जब चांद पर दिन होता है यानी कि सूरज चांद के एक हिस्से पर सीधा चमक रहा होता है तो टेम्परेचर जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, इतना कि हम तस्वुर में भी नहीं ला सकते। दोस्तों ये इतनी शदीद गर्मी है कि अगर वहाँ कोई लोहा पड़ा हो, फर्ज करें, और आप अपने जूते पहन के बस उस पर खड़े हो जाएं तो आपके जूते सेकंड के अंदर पिघल जाएंगे। और अगर आप बिना सूट के हैं तो स्प्लिट सेकंड में आप रोस्ट बन जाएंगे। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वहाँ पे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो वहाँ सर्दी थोड़ी कम होती होगी, नहीं दोस्तों। रात जो होती है चांद पर वो वक्त होता है जब सूरज उससे मुकम्मल गायब हो जाता है, और उस वक्त होता है बर्फानी मौत जैसी ठंडी। बर्फानी मौत दोस्तों, लिटरली बर्फानी मौत। यहाँ काफी लोग गलत समझ लेते हैं कि वहाँ नॉर्मल सी रात होती होगी या थोड़ी सी एक्सट्रीम ठंड होती होगी, जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारे मुल्कों में सुनते हैं कि टेम्परेचर इतना गिर गया, इतना गिर गया। नहीं दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे टेम्परेचर होता है। ये इतना लो होता है कि ज़मीन का जो सबसे ठंडा रिकॉर्ड है उससे
बहुत ज्यादा है। अगर आप बिना किसी शील्ड के चांद पर बैठ जाएं तो चांद आपको एक आइस स्टेचू में बदल देगा बिना किसी मर्सी के, एंड विद इन अ स्प्लिट सेकंड। दोस्तों अब सवाल ये है कि चांद पर दिन और रात का साइकिल होता कैसे है। चांद पर एक दिन या एक रात जमीन के 14 दिन के जितना लंबा होता है। मतलब चांद पर अगर सुबह हुई है तो अगली सुबह, जैसे कि आज हुई है, तो अगली सुबह 14 दिन बाद होगी। तो सोचिए 14 दिन की भयानक गर्मी के बाद 14 दिन की बर्फ वाली ठंडी, यानी कि इसको मैं कहता कि ठंडी मौत, बर्फानी मौत, ऐसी ठंडी रात आएगी बिना किसी ब्रेक के। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स इंसान का लिए जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग है। दोस्तों टेम्परेचर के बारे में आपने सुन लिया। अब यकीनन आपके जहन में फौरन एक सवाल आएगा कि भाई अगर इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर है कि जूते पिघल रहे हैं, इंसान जो है वो स्टेचू बन रहा है, तो ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे तो वो क्या मर गए थे? नहीं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पहना हुआ था मल्टी लेयर थर्मल स्पेस सूट। ये एक स्पेशल सूट होता है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को दिया जाता है। ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है इन लोगों के लिए। हर गर्मी और ठंड को ब्लॉक कर सकता है, इंटरनल प्रेशर को मेंटेन कर सकता है और ज्यादा एक्सपोजर से बचाता है। नासा के सूट में कूलिंग सिस्टम भी होते हैं जो एस्ट्रोनॉट के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। और हाँ, उनका टाइम भी बहुत थोड़ा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो पिकनिक मनाने गए हैं या किसी के घर रुकने चले गए या किसी कंट्री की सैर के लिए गए हैं, ऐसा नहीं है। वो चांद पर थोड़ी देर के लिए जाते हैं और फुल प्लानिंग के साथ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद पे पहला कदम रखा था, हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरी टीम थी जो स्पेस पे थी या जो भी थे। लेकिन नीचे जमीन से उसको कंट्रोल किया जा रहा था, उसको भेजना, उसकी प्लानिंग करना, ये अकेले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नहीं किया था, इसके पीछे पूरी टीम थी। अब यहाँ पे एक चीज जो लोगों को बहुत तंग करती है और वो अक्सर सुनते भी हैं और उसका जवाब भी सही नहीं मिल पाता, वो चीज मुझे भी तंग करती है। मैं इस पे रिसर्च भी अक्सर करता रहता हूँ। दोस्तों सवाल ये कि चांद पर वाकई इंसान ने कदम रखा था या नहीं रखा था। ये आज भी आपको यूट्यूब पे, टीवी पे, डॉक्यूमेंट्रीज में, आपको हर जगह ये चीज, जब भी चांद के बारे में बात होती है, ये बात जरूर की जाती है। ऐसा लगता है दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा कहता है कि नहीं, नासा जो कह रहा है वो सही है, इंसान ने चांद पर कदम रखा था, और दूसरा कहता है कि नहीं, इंसान कभी चांद पे गए ही नहीं। दोनों के पास अपने अपने पॉइंट्स हैं। मैं इस वीडियो में इतनी डिटेल में तो शायद बात ना कर सकूं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं थोड़ी सी डिटेल उनको बता दूं ताकि उनके काम आए। दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जिस पर कुछ लोग पूरी जिंदगी यकीन नहीं करते, और ये एक ऐसी कहानी भी है जिस पे लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीव है। कुछ इसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा करिश्मा मानते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या वाकई 1969 में 1969 में इंसान चांद पर गया था, या ये सब हॉलीवुड जैसा कोई सेटअप था। तो दोस्तों आम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? दुनिया भर में जो है वो ऐसे हजारों लोग हैं जो कहते हैं कि अगर चांद पर वाकई इंसान गया होता तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। और दोस्तों जो फोटोज वगैरह जो शेयर हुई हैं उसमें लोग देख के बारीकी से यही बताते हैं कि वहाँ एक झंडा है जो हिल रहा है, तो चांद पे तो हवा ही नहीं है, तो फिर ये झंडा क्यों हिल रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आज तक कोई वहां दोबारा क्यों नहीं गया? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हुए नजर आते हैं वीडियोस में कि भाई अगर ये ऐसा इतना अच्छा मिशन था, इतना सक्सेसफुल मिशन था, तो दोबारा क्यों नहीं भेजा? नासा ने सब फेक किया था ताकि कोल्ड वॉर में यूएसएसआर ने बाजी मार ले। बहुत बड़ा तबका है जो इस जुमले को सपोर्ट करता है कि सब कुछ यूएसएसआर की वजह से हुआ था। ये थ्योरीज इतनी मशहूर हुई हैं कि हर दूसरे मुल्क में लोगों ने मान लिया है कि शायद सब झूठ था, और आधे लोग ये मानने पे बिल्कुल तुले बैठे हैं कि नहीं नहीं यही सच था। लेकिन साइंस और नासा क्या कह रहे हैं इस बारे में हम वो देख लेते हैं। नासा का कहना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को वाकई चांद पर कदम रखा था, 20 जुलाई 1969, और ये अपोलो 11 मिशन था। प्रूफ क्या देते हैं? वो कहते हैं कि ओरिजिनल फुटेज मौजूद है जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग को आप देख सकते हैं, वो आप अथेंटिक की आप चेक करा लें। मतलब वो ये कहते हैं कि हमने चेक की है वो और करवाई है। चांद का पत्थर वो कह रहे थे कि वो लेके आए, हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में उसको टेस्ट किया है और वो जमीन का पत्थर नहीं साबित हो चुका है। फिर कुछ डिवाइस लगा के आए थे, वो एक ही डिवाइस थी, वो रेट्रो रिफ्लेक्टर जिसे कहते हैं, तो वो आज भी है, उसको वो भी इसका सबूत है। और उसके बाद
नासा एक बार वो और भी कहता है कि लोग कहते हैं कि गए क्यों नहीं, तो वो कहते हैं कि भाई अपोलो 11 के बाद भी 5 मिशन और हुए हैं जिसमें इंसान चांद पे गया है। उसमें अपोलो 11 के बाद यानी कि 12, 14, 15, 16 और 17 तक ये जो भी मिशन मैंने गिनवाए सब पे जो है वो इंसान चांद पे गया है। फिर नासा एक और बात भी कहता है कि भाई रशिया जो था वो उसने कभी इनकार नहीं किया है, कभी इसकी अपोजिशन में नहीं गया है। रशिया तो सबसे बड़ा मुखालिफ था, अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले वो प्रूफ करता, उसने तो आज तक ये बात ही नहीं करी। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट की इमेजेस आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि चांद पे जो फुटप्रिंट्स है वो आज भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। तो बहरहाल ये एक अलग सी बहस है, इसका क्या इलाज है, किसकी रिसर्च क्या है, हम आगे और थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। मसला ही कि ये अगर हम ये देखें ना कि ये कन्फ्यूजन आई कहाँ से, तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता लगा कि स्टार्ट ये जो 1970 में हुआ था, ये मैं समझता था कि ये भी कुछ अरसे पुरानी 10, 12, 15 साल 20 साल पुरानी कहानी है। नहीं, ये 1970 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका मैंने नाम तो सुना हुआ था बट देखी मैंने, मतलब देखने से मुराद मुझे सही मायनों में अब उसकी इन्फॉर्मेशन मिली। वो थी डिड वी गो टू द मून। उसके बाद लोगों ने फोटोज और वीडियोस एविडेंस के किए और उनको जो शेयर किए गए थे उनको जूम करके कॉन्स्पिरेसी बनाना शुरू कर दी, लेकिन इनमें ज़्यादातर थ्योरीज को साइंटिफिकली डिसअप्रूव ही किया जा चुका है। तो ये सोचना कि चांद पर जाना इम्पॉसिबल था सिर्फ इसलिए कि हम उस वक्त वहाँ नहीं थे, ये एक इंसानी फितरत भी तो हो सकती है। हम हर उस बात का इनकार कर देते हैं जो हमने खुद से ना देखी हो, अक्सर ऐसा भी तो होता है। और डेटा और जो कंफर्मेशन आई है साइंस तो उसी पे बात करेगी ना, यानी कि नासा तो उसी पे बात करेगी, तो वो तो बात कर रही है कि ये सब कुछ सही है। दोस्तों बात कर लेते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये बहुत लंबी बहस चली जाएगी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों चांद का टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। चांद का टेम्परेचर कितना था जब नील आर्मस्ट्रांग वहां गया था, जब उसने कदम रखा था? क्या ये इंसानी जिस्म बर्दाश्त कर सकता था? दोस्तों मैंने ऊपर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की बात की थी कि दिन का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत हॉट होता है और रात में फ्रीज हो जाता है। तो अब वक्त है कि सबसे बड़ा मैं जवाब दूं कि चांद पे असल टेम्परेचर होता कितना है। दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चांद पे जो दिन का टेम्परेचर होता है वो होता है 127 सेंटीग्रेड। दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लाइफ में अपनी पूरी मैंने जो हाईएस्ट टेम्परेचर खुद महसूस किया है जिस्मानी तौर पे वो 52 था, और वो रियल फील था, टेम्परेचर नहीं था। टेम्परेचर 49 था मैंने जो फील किया था, ये हाईएस्ट है। और मेरे बेहोशी जैसी हालत हुई थी मेरी। अपोजिट साइड अगर रात देखें तो रात है -173, -173 सेंटीग्रेड, ये बन रहा है -280 फ़ारेनहाइट, -280 फ़ारेनहाइट। ये रेंज इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एक तरफ खड़े हो और चांद का आधा हिस्सा रात में हो, तो मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, तो आपका अगर एक पैर इधर है और एक पैर धूप में और एक पैर साया में है, तो आपका एक पैर भुन जा रहा होगा और दूसरा जम जाएगा। ये दोनों तरफ एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ज़मीन पर रहने वाले हम इंसान अक्सर ये समझते हैं कि दुनिया सब बड़ी मुश्किल जगह है, लेकिन चांद और इस जैसे प्लैनेट हमें ये याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक परफेक्ट बैलेंस का नाम है। ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंड, ना हवा, ना कम हो जाए या बढ़ जाए, दोनों नुकसानदेह हैं। सब कुछ जो है हमें एक परफेक्ट बैलेंस में चाहिए, एक निज़ाम के तहत चाहिए। इसीलिए चांद हमेशा एक राज बना रहा है, लेकिन उसका सच ठंडा भी है और जलाता भी है। दोस्तों अब वहाँ से बात शुरू करते हैं जहाँ से हमने वीडियो का आगाज़ किया था कि आपको चांद पे जाना पड़े। तो इस बारे में हम देखते हैं कि क्या वाकई चांद पर रहना मुमकिन हो सकता है। आज की ज़माने में जब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है ये, बल्कि प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है। नासा और स्पेसएक्स दोनों एक्टिवली चांद पर बेस बनाने की तैयारी में लगे हैं। नासा का जो प्रोग्राम है आर्टेमिस, उस मिशन का गोल है कि 2026 तक चांद पर दोबारा इंसान को भेजा जाए। मगर इस दफ़ा वहाँ कदम नहीं रखना, सिर्फ कदम रख के वापस नहीं आना, बल्कि वहाँ बेस बनाना भी है। और इस बेस कैंप का प्लान है कि जहाँ एस्ट्रोनॉट अगर भेजें तो वो एक दिन या एक रात नहीं बल्कि हफ्तों तक रह सकें। ये प्लानिंग का हिस्सा है और उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि 2026 में एग्जीक्यूट करें। इसमें दोस्तों स्पेस एक्स भी एक कंपनी है, उसका भी एक रोल है। तो स्पेस एक्स का
जो स्टारशिप रॉकेट है वो इस मिशन का हिस्सा होगा। एलन मस्क की स्पेसएक्स चांद को सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं बल्कि जो स्पेस का जो बेस है उसको बनाने का प्लान रखते हैं, जहां से मार्स जाने का अगला सफर स्टार्ट होगा। दोस्तों यकीनन इनको चैलेंजेस फेस करना होंगे, कर रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि चांद पर ना एटमॉस्फेयर है, ना ही ऑक्सीजन है, ना हवा, ना पानी, ना कुछ, तो ये उसका तोड़ क्या करेंगे। टेम्परेचर एक्सट्रीम है तो उससे ये फाइट कैसे करेंगे, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कितने टेम्परेचर एक्सट्रीम है। रेडिएशन जो है उसका मसला आएगा, माइक्रो ग्रेविटी की वजह से हेल्थ इशू आएंगे। तो इन सब के बारे में ही ये सब चीज़ें ही प्लान का हिस्सा है और इस पर ही काम चल रहा है। लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद टेक्नोलॉजी इतनी तो एडवांस हो रही है कि मैं समझता हूँ कि शायद 15 या 20 साल या 10 सालों में चांद पर लिमिटेड टाइम स्टे और शायद फिर कभी परमानेंट लूनर बेस मुमकिनात में से हो जाए, उस दायरे में आ जाए। दोस्तों कल तक इस चांद सिर्फ शायरियों और किस्सों का हिस्सा था, आज वहाँ रहने का प्लान बन रहा है। आप सोच लें दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे लिए चांद सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारे लिए से मुराद, मैं अब स्पेसिफिकली मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चांद का बड़ा अहम हिस्सा जो है किरदार है मुस्लिम्स में ना, तो मैं इसलिए मुस्लिम्स की बात यहाँ कर रहा हूँ। चांद जो हमें स्पेस ऑब्जेक्ट नज़र आता है, ये हम इसको सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट की तरह देखते नहीं है बल्कि तहजीब और तारीख और मज़हब का हिस्सा भी है। इस्लाम में चांद का बहुत अहम किरदार है। हर महीने का आगाज़ चांद देख कर ही होता है। आप सब जानते हैं रमज़ान, ईद, हिजरी कैलेंडर चांद की रिवायत से बंधे हुए हैं, आप सब जानते हैं। इसके अलावा उर्दू और शायरी, यानी कि जैसे मेरी ज़बान उर्दू है तो मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, कि उर्दू और शायरी में चांद को हमेशा से हुस्न का जब भी जिक्र करेंगे तो वो मिसाल बना के पेश करेंगे कि चांद जैसा चेहरा है, चांदनी रात है, इस तरह से आपने सुना होगा। सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि एक जज्बाती लगाव का हिस्सा है। तो जब चांद पर रहने की बात करते हैं तो ये सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि दिल और तहजीब का भी सफ़र बन जाता है। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। तो सबसे पहले मैं चांद को बताता चलूँ कि मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ। हर शख्स करता है, आप भी करते होंगे। बचपन से हमने कहानियाँ सुनी हैं, चंदा मामा वाली कहानियाँ आपको याद होंगी, और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में तो तकरीबन एक जैसी हैं। आई डोंट नो कि यूरोप और यूएस में किस तरह से सुनाई जाती होंगी, लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो यही है, चांद की स्टोरी सुनाई जाती है बच्चों को। और बच्चे चांद से खेलते भी हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा, वो चांद को देख के रिएक्ट करते हैं, ये भी हकीकत है। तो मैं खुद भी चांद को बहुत पसंद करता हूँ। तो चांद के बगैर तो रात भी अधूरी लगती है मुझे। यानी कि आप कभी महसूस करें कि आसमान कितना ही जो है वो खाली लगता है अगर चांद ना हो। आप सोचें कि रात में चाहे जितने बादल छाए हों, कितनी खूबसूरत लग रही हो, लेकिन अगर उनके पीछे से चांद ना झांका तो फायदा क्या। ऐसा लगता है जैसे रात रूठ गई है हमसे, या बादल बस हमें मुंह चुराने आए हैं। चांद ही उनका असल हुस्न लगता है। मुझे चांद के साथ एक रिश्ता सा महसूस होता है, जैसे वो दूर ना हो, बहुत करीब हो। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इंसान वाकई चांद तक गया था। ये एक सवाल हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नासा ने जितना भी डेटा दिया है ना, मैं बताता हूँ मैं क्यों पजल हूँ। नासा ने जितना भी डेटा दिया है, मून रॉक्स हों या वीडियो फुटेजेस हों या रेट्रो रिफ्लेक्टर हों, वो सब काफ़ी है इस बात को मानने के लिए कि हाँ इंसान चांद पे गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि ये सब ड्रामा था, उनके पास भी तो ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नासा ने नहीं दिया है। और जो नासा ने जवाब दिए हैं जिनको डिसअप्रूव किया है, तो वो भी तो नासा ने खुद किया है। नासा तो खुद दावेदार है ना कि हम चांद पे गए, और वही उसको डिसअप्रूव कर रहा है। तो यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। यानी जिसने, आप समझ रहे हैं ना, कि जिसने दावा किया वो चांद पर गया है, वही उसके सबूत भी दे रहा है और वही सब ऑब्जेक्शन के जवाब भी खुद ही बना रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर इंसान चांद पर वाकई नहीं गया था तो अब जाए। इस दफा हर चीज ट्रांसपेरेंट हो, सारे मुल्कों की टीम को उसमें शामिल हो, लाइव स्ट्रीम हो, और चांद से कोई ऐसी चीज लाइए दुनिया के हर साइंटिस्ट के पास बराबर से पहुंचे, ताकि अब कोई शक ना रहे। और अगर इंसान पहले गया था अगर, तो फिर वापस जाए। लेकिन इस दफा चांद पर सिर्फ कदम रखने ना जाए बल्कि बेस बनाए, रहकर आए। चांद के लिए इतनी मोहब्बत इंसान के दिल में है, अब वक्त आ गया है कि उससे टेम्परेरी रात का मुसाफिर ना बनने ने, बल्कि उसको अपना दोस्त बना ले।
तो चांद सिर्फ एक रोशनी नहीं, एक राज है जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और लेकिन सवाल भी करते हैं। दोस्तों, मेरा सवाल है कि हम दुनिया के चंद कोने तो एक्सप्लोर कर रहे हैं और मुस्तकिल कर रहे हैं, और चलें, मैं बोल देता हूँ कि हम इंशाल्लाह चांद पे भी चले जाएंगे। दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि इतने कोने एक्सप्लोर करने के बाद और चांद पे जाने के बाद क्या हम अपनी रूह के चांद तक भी पहुंच पाएंगे? ये मेरा एक सवाल है, इस पर गौर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम करते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ जहां हर सवाल के पीछे छुपी होती है एक नई सोच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरे चैनल का नाम है ब्रेननामा। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि हर वीडियो एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।